मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सीएम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और जिसका वीडियो नंबर ये 11 है। और आज की वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ने जा रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ने के लिए आपको गॉस लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। और गॉस लॉ अगर अभी तक आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप हमारी 10th वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 10 यानी 10 वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको गॉस लॉ आता है तब आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो बिना वक्त गवाए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने गॉस लॉ तो पढ़ लिया, ठीक है। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जिसे बोलते हैं वो तो आपको पता है। गॉस लॉ हमें ना हेल्प करने वाला है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं कुछ चार्ज बॉडी के लिए। कुछ हमारे पास चार्ज बॉडी होंगी जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर नॉर्मल फॉर्मूले से, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लेते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप डाइपोल के लिए भी निकाल लेते हो, बट किसी चार्ज बॉडी के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे वो हम लोग कर तो सकते हैं। बाकी उन तरीकों से टफ होता है, बट गॉस लॉ जो होता है, ठीक है, गॉस लॉ हमारे पास कुछ आसान तरीके और कुछ आसान वे से हमारे पास उन चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देता है। तो कभी आपसे पूछा जाए अगर कि गॉस लॉ आपकी क्या हेल्प करता है, गॉस लॉ से आप क्या कर सकते हो, तो आप बोल दो कि गॉस लॉ हमें हेल्प करता है कुछ चार्ज बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, और वो भी बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलिए, तो उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, बाकी आप नेगेटिव ले सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इनसाइड आती हुई दिखेगी, और अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाती हुई दिखेगी, ठीक है। ये ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस तरफ ऐसे बन रही होगी। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, एक मिनट, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर आपको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, ये आ जाता है सवाल, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हमें हेल्प के लिए ये बताया हुआ है कि इस जगह पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, ये हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी बताती है। और ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो अब हमें मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। जब मैंने कल गॉस लॉ मतलब जब कल कह रहा हूँ, मैंने जो लास्ट लेक्चर में जब आपको गॉस लॉ पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था गॉस लॉ यूजफुल तो मतलब यूजफुल जो होता है कहीं कहीं पर होता है, अप्लीकेबल तो हर जगह है, बट यूजफुल जो है वो सेलेक्टिव जगह होता है, ठीक है। अप्लीकेबल तो आप कहीं पे भी कर दो, कहीं पे भी लगा दो, लग जाएगा, बट जो उसका यूज़ है उसको करने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी। अगर ये कंडीशन मैंडेटरी होती हैं तो आप गॉस लॉ बहुत आसानी से और बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो उन कंडीशंस को देखते हुए हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ पर, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम रहे और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल या तो 90 रहे या तो 0 रहे। तो मुझे लगता है आपको याद आ रही होगी वो कंडीशंस। तो यहाँ पर हम लोग एक क्या कर लेते हैं, ये हमने बना लिया गॉसियन सरफेस को। किस तरह से बनाएंगे? मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया है। चलिए पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया है, थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो गया, बट बीचों बीच ये वायर गई हुई है, ये सिलेंडर हमने बना लिया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हमारे पे क्या नाम है, जो हमारे सिलेंडर है, यहाँ पर आपको 3 सरफेस दिखेंगे। एक तो ये सरफेस दिख रहा होगा, सरफेस नंबर 1, एक ये सरफेस दिख रहा होगा, सरफेस नंबर 2, और एक इसका कर्व सरफेस दिख रहा होगा। सिलेंडर का क्या दिख रहा होगा? कर्व सरफेस। एक तो इसके ऊपर का सरफेस दिख रहा होगा, एक तो नीचे का सरफेस दिख रहा है, एक इसका कर्व सरफेस दिख रहा है। 3 सरफेस दिख रहे हैं, ठीक है। इन तीनों सरफेस के अकॉर्डिंग इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है
और इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90, ठीक है। ये हमारा सरफेस 1 है, ये मान लेते हैं हमारा सरफेस 2 है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ऐसे इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसके बीच में भी कितना एंगल है 90। मान लेते हैं ये कर्व सरफेस एरिया, मान क्या लेते हैं तो कर्व सरफेस एरिया है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर भी इस साइड ही होगा, यानी यहाँ पर इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। ये हमारा तीसरा सरफेस है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आई? चलो फटाफट से रिकैप करते हैं। मैंने अभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं, मैंने आपको ये बताया कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। गॉस लॉ की हेल्प से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस को इस तरीके से बनाया। अब आपके मन में आ रहा होगा यार सिलेंडर ही क्यों बनाया? पहली बात तो मैंने ही नहीं, ये हमें पढ़ाया गया है पिछली तरीके से, और ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है ना। अब ये नहीं कि पढ़ाया गया, गलत थोड़ा ना पढ़ाया जाएगा हमें, ये हमें इस तरह से बताया जाता है कि इस तरह से सोच से बनाया गया कि जो हमारी, जब मैंने आपको गॉस लॉ पढ़ाए थे वहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस लिखी थी, सो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर अगर ऐसे, चलो आपके मन में आ रहा है कि क्या बात है, चलो देखो, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर मैं यहाँ पे ऐसे स्फेयर बना लेता, ये गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाने से देखो क्या फ़र्क आया, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिस्टेंस कम दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज की भी देखो तो वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा, यहाँ का जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का, एक तो डिस्टेंस यहाँ पर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो हर जगह पर डिस्टेंस इक्वल अमाउंट में है ना। और दूसरा यहाँ पर एंगल का भी फर्क पड़ेगा, यहाँ पर एंगल का भी फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल, इसका ऐसे सेंटर से एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बीच में एंगल कुछ और आएगा, समथिंग थीटा, ऐसे इधर कुछ और आएगा। तो हर जगह पर अलग अलग एंगल आएगा। और बल्कि ये सरफेस लेने से यहाँ पर एंगल 0 और 90 का, पूरे कर्व सरफेस पे 0 है और ऊपर और नीचे वाले सरफेस में 90 है, इसके अलावा एंगल ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया गॉसियन सरफेस ऐसे बनाया जाता है, गॉसियन सरफेस ऐसे बनाया जाता है कि हमारा जो मैंने लास्ट आपको कंडीशंस बताई थी उस कंडीशंस को फॉलो करे, ठीक है। और क्या वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तो चीज़ें नहीं निकलेगी, मैंने आपको बताया था निकलेंगी। गॉस लॉ हर जगह अप्लीकेबल है, बट यूजफुल वाली बात है ना, जहाँ पर यूजफुल है यहाँ पर बहुत अच्छे से यूजफुल है, यहाँ से हम बहुत आसानी तरीके से, तो ये इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉसियस थ्योरम है ना, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसका, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकालेंगे भाई, सिलेंडर का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, जो कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ किसके बराबर होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। कि कितना इनसाइड चार्ज है, ये चार्ज कौन सा होता है, इनसाइड चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमारा गॉस लॉ है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पूरे सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। इस पूरे सिलेंडर पे 3 सरफेस है, तो तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल लेंगे, φ1, φ2 और φ3, ठीक है। φ1 हमारा क्या है, सरफेस 1 के लिए, ये S1 सरफेस का, ये S2 सरफेस का और ये S3 सरफेस का। और ये जो हमारा नेट फ्लक्स आएगा, इसको किसके बराबर रख देते हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको किसके बराबर रखेंगे, ये सरफेस, पहले सरफेस S1 सरफेस का क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कैसे निकालते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और इनके बीच में क्या है, एंगल है cos 90। यहाँ पर क्या करेंगे, ई डॉट डी ए, सरफेस 2 कौन सा है हमारे पास, cos 90, प्लस में ई डॉट डी ए cos 0, ठीक है। cos 90 क्या होता है, 0 खत्म, cos 90 क्या होता है, 0 खत्म, बचा वो, ठीक है। सो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट वहाँ से आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर जगह के लिए क्या सेम है, क्या यहाँ पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर आप देखो डिस्टेंस भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, कहीं पर ज़्यादा कम नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बाहर। cos 0 होता है 1, तो अंदर क्या बच गया, डी ए का हमें सरफेस पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना है। और कौन सा सरफेस है, ये हमारा S1 सरफेस था, ये हमारा S2 सरफेस था, ये हमारा S3 सरफेस है। तो हमें S3 सरफेस के लिए यानी पूरा कर्व सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई। अच्छा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो हमने, ये सिलेंडर हमने खुद से माना है ना, ये सिलेंडर हमने खुद से बनाया है, ये तो इनफाइनाइट वायर थी, तो इसका लेंथ मान लेते हैं L है।
ठीक है। तो क्या होगा भाई, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 पाई आर एल है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता है कि हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी ये आपको बताता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, वो आपको डिफाइंड है, वैसे बोला भी हुआ है इसमें, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूँ तो लैम्डा इंटू एल बराबर आ जाएगा चार्ज। जो हमारा इनसाइड चार्ज है वो किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल के। तो क्या मैं इस क्यू के बदले लैम्डा बाय एल बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में ई 2 पाई आर एल ऐसे लिख सकता हूँ। एल से एल कैंसिल हो गया, सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आ गई है लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। देखो ये 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर के लिए, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना दिखाया था, और आपने वहाँ देखा था कितनी मुश्किलों से निकला था। और यहाँ देखो गॉस लॉ की आराम से, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से कितनी इजीली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। और यहाँ पर एक कमाल की चीज़ देखने को मिलती है। वैसे नॉर्मली पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के। लेकिन इस वाले केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल है, ना कि R² के। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? R के केस में। किसके केस में? इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के केस में। इसीलिए इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे कभी पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में अगर ग्राफ पूछ ले तो कैसा बनेगा? ऐसे पैराबोला ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपसे पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस आएंगे इस पे, है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाने के लिए बोल देगा और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पर R गिवन होगा, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, और एप्सिलॉन। और ये R क्या है? यार ये डिस्टेंस है बेटे, इसका रेडियस ये सेंटर से आ रहा है ना, तो इसका रेडियस R है। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 पाई आर एल, ठीक है। और बाकी एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, और लैम्डा आपको गिवन होगा। और लैम्डा अगर आपको नहीं गिवन होगा तो आप इसको Q/L की फॉर्म में भी लिख सकते हैं लैम्डा को। आपको पता होना चाहिए चार्ज बाय लेंथ लैम्डा निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको उतार लो एक बार, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये वाली चीज़ समझ आई। तो हम अपनी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए देखा है, ठीक है। और अब हम देखेंगे एक प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, ठीक है। सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लेते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट। और प्लेन शीट जो होती है बेटा, प्लेन शीट सरफेस होती है, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। चलो, ये हमारे पास क्या बना लिया हमने? ये हमारे पास एक प्लेन शीट है, और ये ऐसे इन्फिनिट है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब इसमें ऐसे मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा हो कि सर इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं कर सकते क्या? तो नेगेटिव चार्ज कर लेना बेटे, तो चाहे वो वायर वाला केस हो चाहे प्लेन शीट वाला, तो तू नेगेटिव चार्ज कर ले। वैसे तो हमारे जहाँ बुक्स में अगर आप देखते हो तो पॉजिटिव से करते हैं, तो मन में आ रहा होगा कि नेगेटिव से निकलेगा, नेगेटिव से निकलेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होंगी वो इस साइड अंदर की तरफ आती हुई देखेंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी हम लोग पॉजिटिव से करते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या कर रखा है, यहाँ से किसी पी पॉइंट पर ऐसे बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस प्लेन शीट की वजह से कितनी होगी। तो बस अब इस पी पॉइंट को अंदर लेने के लिए, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमको एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, जिस पर गॉस लॉ की वो सारी कंडीशंस फॉलो हो जाए, जहाँ पर गॉस लॉ यूजफुल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसे हम इस पर ऐसे एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। इसका ये एरिया है, ठीक है। हम सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है। चलो,
और इस सिलेंडर का ये एरिया वेक्टर ए है, ये इसका जो सर्कल है इसका एरिया ए दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होंगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, पॉजिटिव प्लेट के इस तरफ भी जा रहा होगा, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही होंगी, ऐसे पॉजिटिव प्लेट से इधर भी जा रही होंगी, कुछ इधर भी जा रही होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास 3 सरफेस है, ये हो गया S1 सरफेस, ये हो गया S2 सरफेस, और एक हो गया इसका कर्व सरफेस, तो इसको ले लेते हैं, यहीं बना लेता हूँ साइड में, इसको बोलते हैं S3 सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कुछ भाई, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसका सरफेस एरिया भी इस साइड होगा। इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसका भी सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके बीच में भी एंगल कितना बनेगा बेटे? 0 डिग्री। कर्व सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, एंगल कितना बना? 90, ठीक है। अब वही लगा लो फटाफट से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अनुसार आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला होता है E.dA, जो कि बराबर होता है हमारे पास किसके? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारा गॉस लॉ कहता है, तो यही लगा लो। पहले हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या है, तीनों सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वही वाली बात। और जहाँ पर नेट आएगा उसको हम किसके बराबर रख देंगे? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहले सरफेस, ये हमारा S1 सरफेस है, S1 सरफेस के लिए क्या लगाएंगे? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.dA cos 0, ठीक है। यहाँ पर सरफेस 2 के लिए भी ये लगा दोगे, E.dA cos 0। भाई बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos थीटा आता है, इतना तो पता ही है ना, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.dA cos 90। ये हमारा हो गया थर्ड सरफेस के लिए, ये सेकंड सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, ये वाला हो गया 0, ये वाला हो गया बेटे 0, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E कॉमन आ जाएगा, E इसमें से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर बचेगा सिर्फ dA cos 0 होता है 1, अंदर बचा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA, प्लस यहाँ से भी ऐसे E बाहर आएगा, इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे dA का। मैंने बताया इसका जो सरफेस एरिया है उसको वो क्या है? इसका सरफेस एरिया A, इसका सरफेस एरिया क्या माना है हमने? A सरफेस एरिया माना है। तो इसका जब पूरे इस S1 सरफेस का जब सरफेस एरिया इंटीग्रेट करोगे, dA जोड़ोगे तो क्या आएगा? सरफेस एरिया A आएगा। ऐसे इसका भी सरफेस एरिया A आएगा, बराबर में Q बाय एप्सिलॉन नॉट। EA वाह भाई वाह, EA क्या हो जाएगा? 2EA बराबर में Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे एक बात समझो, ये जो Q होता है इसको तो रहने दो। आपको पता है लीनियर कह रहा हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी बताती है कि पर यूनिट सरफेस कितना चार्ज है ना, कि चार्ज पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, यही तो बताती है आपको, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। यहाँ से हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू में A आ जाएगा, तो यहाँ इसके बदले क्या रख देंगे? सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर में 2EA, ठीक है। A से A कट गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कमाल की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, बहुत बढ़िया बात। देखो प्लेन शीट के लिए क्या कमाल की बात आई है, प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड कर रही है। और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है परमिटिविटी पे है ना, एक तो परमिटिविटी और एक सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, यानी प्लेन शीट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये भी कमाल की बात आई है, ठीक है। जरा इसको भी उतार लीजिए आप, ठीक है। चलो अब इसमें ना कई एक ना बहुत क्वेश्चन फेमस है, फेमस क्या मतलब सब सिखाते भी हैं और पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। क्या? अगर हमारे पास 2 प्लेन शीट हो, ठीक है, देखो कैसा पूछ लिया जाता है। अगर हमारे पास 2 प्लेन शीट हो कुछ इस तरह से, ये एक प्लेन शीट हो, ये एक प्लेन शीट हो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन साथ में करते हैं, एक प्लेन शीट ये है यहाँ पर भी, ठीक है, और एक प्लेन शीट ये है यहाँ पर भी ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये वाली प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली भी पॉजिटिवली चार्ज है भाई, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है। 2 क्वेश्चन है ना, तो एकदम क्लियरली समझा देते हैं फटाफट से। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव
और ये वाली जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। एक मिनट, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा ये जो होता है ना, ये अरेंजमेंट, अच्छा इस अरेंजमेंट की बात से पहले ये, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 पॉइंट दे रखे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। आपको बोला ए बी सी पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इन दोनों प्लेट की वजह से। तो जरा ध्यान दो, ये हमारे पास मान लेते हैं प्लेट नंबर 1 है और ये हमारे पास प्लेट नंबर 2 है। इस प्लेट नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी E1 और इस प्लेट नंबर 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसी तरफ E2। दोनों से सेम साइड है तो E1 E2 एक साइड है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़कर मिलेगी और इधर ऐसे ही इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर ही होगी और E1 भी इधर ही होगी, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। अब जरा ध्यान से देखो, इस प्लेट के लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इधर होगी E1 और इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसी होगी, E2 इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट बी की, ठीक है, तो क्योंकि प्लेन शीट दोनों का एरिया वगैरह सेम है, ठीक है, प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अभी हमने देखा था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों पर सेम चार्ज प्लेन शीट है तो इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी 0, कहाँ पर, बी पॉइंट पर, क्योंकि भाई सेम इधर है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, 0 आंसर आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पॉइंट ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई नेट आ जाएगा हमारे पास E1 जमा E2। E1 कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़कर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऐसे ही पॉइंट बी के लिए भी पॉइंट सी के लिए भी हमारे पास जो ई नेट आएगा, E1 E2 को जोड़ दोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन को, अगर इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो आप इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले को, तो इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देना। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज ये इस पे इधर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 0। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 0। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी ऐसे 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये ले लिया पॉइंट नंबर ए, ये ले लिया पॉइंट नंबर बी, ये ले लिया पॉइंट नंबर सी। आपसे पूछ लिया तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जरा देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से प्लेट से बाहर होते हैं, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सो ये हो गया E1, ये हो गया E2। अब इधर देखो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2 और इस पॉजिटिव वाली प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1। जरा ध्यान से देखो ए और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो पॉइंट ए एंड सी, जो पॉइंट ए एंड सी है वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो है 0। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, 0, क्योंकि वैल्यू तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है और डिस्टेंस मैटर नहीं करता, है ना। कहीं आप सोचोगे भैया ये तो दूर प्लेट रखी है, ये वाली प्लेट ही इस जगह पर दूर रखी तो इधर इसका इलेक्ट्रिक का प्रभाव इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, कैसे कैंसिल आउट कर रही है। बोला है तो कि प्लेन शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब बी पर बता दो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी E1। इससे आउटसाइड निकलेगी और इसके इनसाइड निकलेगी। तो पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर आएगा ई नेट बराबर में E1 प्लस में E2। E1 और E2 कितने होते हैं भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगी, इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये अरेंजमेंट बहुत खास है ना। ये वाली बात जो मैंने क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। क्यों, कहाँ पर हेल्प करेगा, जब आप कैपेसिटेंस पढ़ते हो, कैपेसिटेंस में भी जो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ते हो तो वहाँ पर ऐसे 2 प्लेटों का अरेंजमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बट आउटसाइड नहीं होती। और वहाँ पर इसका फ़ायदा भी होता है कि उधर क्यों नहीं होती और इधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होने का। और इस प्लेट्स के पीछे बहुत लंबी कहानी है जहाँ पर आप कैपेसिटर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। कहाँ पर पढ़ोगे भाई, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपके चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में 2 एप्लीकेशन करी इसकी मेजरली, ठीक है। और इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, इसमें इतनी छोटी बनाऊँ रखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक और एप्लीकेशन है जहाँ पर हम बात करेंगे स्पेयर के लिए, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ क्योंकि मैं उसको सेपरेट पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। सो बाकी आज के लिए इतना ही है।